बिहार दरोगा के लिए हम लोग 100 प्रश्नों के सेट को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइएगा लोग कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त जब होता है या सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य में जो है आभासी चटपटापन आता है। ठीक है, तो ये किस परिघटना का उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन यानी कि चपटापन यानी कि हल्का सा लालिमा दिखाई देता है, तो ये जो है अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और उसके अलावा रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। पानी में डूबा हुआ सिक्का या पानी में पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही घटना का उदाहरण है। उसके अलावा पानी में अगर कोई लोहे का छड़ डाले हैं तो वे आधा पर से टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार जो हमने पढ़ा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या उसमें चपटापन या पानी में पड़ी हुई मछली, गिलास अगर जल से भरा है उसमें सिक्का डाले हैं तो वो भी अपने तल से ऊपर उठा दिखाई देगा। उसके अलावा पानी में पड़ा हुआ कोई लकड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, हीरा जो चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में जो है मृग मरीचिका जो बनता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। ठीक है, वो दूसरा है, ये दूसरा है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ब्रिटेन के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? बुल्गारिया। बिल्कुल सही है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया जो है वह सन 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। ठीक है, और अगर तुर्की का कहा जाए ऑटोमन साम्राज्य का तो वह 1914 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि टिहरी बांध जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भगीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है और यह गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भगीरथी एवं भिलंगना। ठीक है, और यही भगीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग में तब जाकर उस नदी का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, और गंगा नदी एवं सोन के संगम पर ही मगध साम्राज्य यानी कि पटना बसा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किसी अर्धचालक का अर्थात सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? किसी अर्धचालक का जो है टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी अर्धचालक पर ताप अगर बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, घट जाएगी। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है, यानी कि अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी। अगर यही अर्धचालक का तापमान को कम किया जाए तो प्रतिरोधक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो उसके मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना था? कृष्णराज तृतीय, जो कि बोडियार वंश का राजा था। ठीक है, 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों अपनी राजधानी की रक्षा करने के क्रम में, श्रीरंगपट्टनम उसका राजधानी था टीपू सुल्तान का, तो ये मारा गया टीपू सुल्तान। और ये स्वयं को मैसूर का शेर कहता था और इसके राजसी झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का भी प्रतीक था। तो टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तो उसके बाद मैसूर का राजा किसको बनाया अंग्रेजों ने? कृष्णराज तृतीय को, जो कि बोडियार वंश का राजा था। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। और हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। ठीक है, उसके बाद टीपू सुल्तान राजा बनता है। टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बनता है और फ्रांसीसियों से सहयोग प्राप्त करी अंग्रेजों को हराने के लिए मतलब अलायंस किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ठीक है,
नेक्स्ट बताइएगा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट और इसका सूत्र होता है Na2SiO3। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। बहुत बार यह पूछा जाता है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम सिलिकेट और इसका सूत्र है Na2SiO3। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के सदस्यों जो चुने जाएंगे उनकी संख्या किस अनुसूची के अनुसार निर्धारित की जाती है? चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित की जाती है। बिल्कुल सही है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है वह संविधान की चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जालियांवाला बाग घटना डेट के साथ बताइएगा लोग, कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। जालियांवाला बाग जो घटना है ये अमृतसर में घटी थी, यानी कि पंजाब के अमृतसर में, और यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ठीक है। तो जालियांवाला बाग घटना जो घटित हुई थी, तो जालियांवाला वाले बाग में लोग एकत्रित क्यों हुए थे? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो चुकी थी। ठीक है। सैफुद्दीन किचलू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है बैसाखी का भी दिन था, तो लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। लेकिन REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और पंजाब का गवर्नर उस समय जनरल ओ डायर था। तो REH डायर द्वारा गोली चलाई गई। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटना घटी और बहुत सारे लोग इसमें हिंदुस्तानी मारे गए। आगे चलकर 1940 में उधम सिंह जो है इसी पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर को ब्रिटिश में जाकर गोली मार दी। ठीक है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई, तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में। बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश वर्ष 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और इससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कुछ ऑप्शन हम बोल रहे हैं और उसमें बताना है कि उसमें सिल्वर यानी कि चांदी है कि नहीं। ऑप्शन ए में है हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी में है मारिक सिल्वर, ऑप्शन सी में है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी में है लूनर कास्टिक। जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं होगी, क्योंकि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है और ये किससे किससे मिलकर बनता है? कजनी। जर्मन सिल्वर जो है कजनी, अर्थात Cu से तांबा, Zn से जस्ता और Na से निकेल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता और निकेल का, और इसमें चांदी नहीं पाई जाती है। अगर वहीं ये लूनर कास्टिक कहेगा तो इसका सूत्र होगा AgNO3। इसमें भी है, हॉर्न सिल्वर में भी चांदी और मारिक सिल्वर में भी चांदी है, लेकिन जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जो तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में स्टार्च यानी मंड के पाचन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? एमाइलेज। एमाइलेज जो है वह एंजाइम यानी कि एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च यानी कि मंड के पाचन से संबंधित है, और यह अग्नाशयी रस का भाग है, यानी कि पैंक्रियाज से जो निकलता है उसी का यह भाग है एमाइलेज। और एमाइलेज जो है स्टार्च के अपघटन करके उसे ग्लूकोज में बदल देगा। तो फिर से मैं इस प्रश्न को पूछ रहा हूं कि मानव शरीर में स्टार्च यानी कि मंड के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? एमाइलेज। और यह एमाइलेज किससे निकलता है? अग्नाशय से, यानी कि पैंक्रियाज से। और पैंक्रियाज में ही पूर्ण पाचक रस निकलता है, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पचाने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। उसके अलावा ये जो अग्नाशय है ये बहिर्स्त्रावी के साथ साथ अंतःस्त्रावी है, यानी कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी ग्रंथि है। ठीक है। उसके अलावा
आपको ये बताइए कि सबसे पहले शरीर में किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा कि वसा का होगा कि प्रोटीन का होगा? कार्बोहाइड्रेट का वसा के साथ प्रोटीन। बहुत अच्छा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, उसके बाद वसा का होगा और तब अंत में प्रोटीन का पाचन होगा। ठीक है। और वो जो बीमारी होती है डायरिया, जिसे अतिसार कहा जाता है, तो उसमें प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम नष्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन। डायरिया यानी कि अतिसार में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, भोजन अच्छा से नहीं पच पाता है और अतिसार डायरिया की बीमारी अक्सर बच्चों में होती है। और उसके बीमारी का क्या नाम है? निमेटोड का लुम्ब्रिकाइटिस। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है जो कि भारत में ही है? ऑप्शन है विद्या, जया, चंपा और लेखा। विद्या। तो हमारे देश में विद्या नाम की जो गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, और जया का अगर बात किया जाए तो जया चावल की किस्म है। जया और पद्मा चावल की किस्म है और विद्या जो है गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्म है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि रेलवे से संबंधित है कहाँ स्थित है? रामबुटूर में, और यह चेन्नई में अवस्थित है। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1955 में किया गया था। ठीक है। भारत में अगर बात किया जाए तो पंचायती राज का भी शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से किए थे। ठीक है। और ठीक इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और वर्तमान में बिहार में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है और बिहार राज्य ही भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्रामीण स्तर पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षित सीट दिया है। और साथ ही नौकरियों में जो राज्य स्टेट लेवल पर है उसमें 35% छूट दिया है। 35% छूट दिया है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, ऑप्शन हम बोलेंगे उसमें कि कौन से ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया? ऑप्शन है चरण सिंह, ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन है पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति थे जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, सीधे प्रधानमंत्री बने। ठीक है। ठीक है। जबकि चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। सिर्फ चंद्रशेखर जो हैं ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करेगा? तो ये एंटीसेप्टिक यानी कि रोगाणु रोधक के रूप में काम करेगा। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनिऑल का मिश्रण रोगाणु रोधक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वह कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल देगा? लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वह दूध को क्या करेगा? दही में बदल देगा। ठीक है। और दूध में लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। खट्टे दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड, नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है। ऑप्शन इसका बोलेंगे कि जेनेटिकली रूप से ट्रांसफॉर्मिक खाद्य पादप है हरित गेहूं, पीली सरसों, चेरी टमाटर, सुनहरा धान। सुनहरा धान को कहा जाता है गोल्डन राइस और यह जो है जेनेटिकली रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थ है और इसी गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। ध्यान ये देना है कि अभी तो ये प्रश्न पूछा है कि अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप कौन है, तो गोल्डन राइस है। लेकिन गोल्डन कभी ये भी पूछेगा कि गोल्डन राइस में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो विटामिन ए की, और ये जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड है। नेक्स्ट बताइएगा लो, रीजनिंग का प्रश्न है कि समीर ने कहा कि सारिका जो है मेरी माता के पोते की पत्नी है। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग कि समीर ने कहा
कि सारिका जो है मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित होगी? यहां देखिए, सारिका सुनिए सुनिए, कहने का मतलब यह है इस रीजनिंग के प्रश्नों को, जब ब्लड रिलेशन का प्रश्न होता है तो इसको हमेशा स्वयं पर रख कर सोचना चाहिए, तभी इसका उत्तर मिलेगा। फिर से प्रश्न को सुनिए कि समीर ने कहा कि सारिका जो है मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार संबंधित है? तो मेरी जो कह रहा है ना, मेरी, उसमें स्वयं को लेना चाहिए। फिर से प्रश्न सुनिए, समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित होगी? पुत्रवध। बहुत अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? हाँ, ईंधन के रूप में, कि स्नेहक के रूप में, कि मंदक के रूप में, कि कुचालक के रूप में? मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में। परमाणु रिएक्टर में D2O यानी कि भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। क्लियर है। वहीं कैडमियम एवं बोरान के छड़ों का उपयोग एटॉमिक पाइल में अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। D2O का तो प्रयोग और ग्रेफाइट का प्रयोग तो मंदक के रूप में किया ही जाता है, साथ ही D2O का प्रयोग शीतलक के लिए भी किया जाता है, ताकि एटॉमिक पाइल जो है वो ठंडा रहे। ठंडा नहीं रहेगा तो ब्लास्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जब उड़ेगा तो हम भी डूबेंगे और तुमको भी सनम लेके डूबेंगे। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे जोन का मुंबई CST है। मध्य रेलवे मंडल अर्थात सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई CST है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यही सेंट्रल रेलवे जोन है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, आयरन की कमी से क्या होता है? लोहे की कमी से एनीमिया हो जाएगा, और ये विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनेकोबाल्मिन है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, गर्भवती महिलाओं में आयरन एवं कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए सरकार द्वारा आयरन का गोली बांटा जाता है। दूध में भी आयरन और विटामिन C नहीं पाया जाता है, इसलिए दूध को आजकल पूर्ण पाचक नहीं कहा जा रहा है, कंप्लीट फूड नहीं कहा जा रहा। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भूमध्य रेखा से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा कौन से देश के बीचों बीच से नहीं गुजरती है? यानी कि इक्वेटर, तो भारत से नहीं गुजरती है। जबकि ब्राजीलिया, सोमालिया और केन्या से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, और यह इन देशों के मध्य से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत से होकर भी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और भूमध्य रेखा को ही अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहा जाता है। क्लियर है। कभी इक्वेटर देगा, कभी विषुवत रेखा देगा, और कभी भूमध्य रेखा देगा। तो भारत से नहीं गुजरेगी तो कहां से गुजरेगी? ब्राजील, सोमालिया और केन्या से। यही वो सोमालिया वाला है जो क्या करता है, जहाजे किडनैप कर लेता है सब, पनिया जहाज को। अफ्रीकन कंट्री। बहुत गरीब है लोग। अब ब्राजील का भी जानते हैं लोग, रियो डी जेनेरियो। और ब्राजील में क्या है? सेंट पाउलो है, कॉफी पोर्ट सेंटोस है। ब्राजील बढ़िया। अब ब्राजील के एगो हीरोइनिया भी है, ऋतिक रोशन संग काम कैलक। इब्सा का भी मेंबर है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। बहुत बार पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना है। और भाखड़ा नांगल बांध जब बनाया गया तो बगल में मिट्टी जो निकाला गया तो उसी में क्या बन गया? गोविंद सागर झील बन गया, जो कि एक प्रकार की आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है? मुनीस अल अरवा। जहां आरा जो है यह औरंगजेब की बहन का नाम था। जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका अजमेर में दरगाह है, ठीक है, तो इनकी जीवनी लिखी जहां आरा ने,
और वो था, उसका नाम है मुनीस अल अरवा। और जहांरा ये सब, हाँ, जहांरा, रोशन आरा, ये सब औरंगजेब की बहनों का नाम है, यानी कि शाहजहां की पुत्रियां हैं। एक और पुत्री थी बाबर का नाम, बाबर का, जिसका नाम था बाबर की पुत्री का हाँ बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो जहां आरा, रोशन आरा, ये सब शाहजहां की पुत्रियां थी, औरंगजेब की बहन थी। और जहां आरा द्वारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखा गया, वहीं हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बानो बेगम ने की, और वह हुमायूं की बहन थी, यानी कि बाबर की पुत्री थी। ठीक है। और अगर वहीं कहा जाए कि बाबरनामा की रचना किसने की तुर्की भाषा में, तो स्वयं बाबर ने की। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। क्लियर है। जहांगीरनामा की रचना स्वयं जहांगीर ने की थी, लेकिन बाद में उसे दूसरा कोई पूरा किया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम है। जलियांवाला है, गड़बड़ा गया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा जो कांड होता है, उसी के चलते इन्होंने इसको वापस ले लिया था। और चौरी चौरा कांड के नायक कौन थे? भगवान अहिर। भगवान अहिर के नेतृत्व में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था चौरी चौरा गोरखपुर में। तो उसी के मतलब चलते दुखी हो गए गांधी जी, और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन देश के महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। क्लियर है। तब जाके तिलक कोष की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की जाती है, और उसमें लगभग उस समय 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया जमा हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को होता है, उसी के कारण इन्होंने 11 फरवरी को वापस ले लिया। ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बिल्कुल सही है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, और इसे नेफानगर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और इसका कुल अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 1800 के आसपास इसका एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अगर कांच पर नक्काशी बनाना हो, चित्र बनाना हो, तो किस अम्ल का उपयोग किया जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। कांच पर चित्र बनाने के लिए, नक्काशी काटने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, HF का। बहुत बार ये पूछा जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है। अगर इसी प्रश्न के ऑप्शन में देखा जाए तो HCl है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको रसायनों की रानी कहा जाता है, और पेट में क्या करता है? यह अम्लीयता को बढ़ाता है, जिससे भोजन पाचने में सहायक होता है। ठीक है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड का 1 अनुपात और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 अनुपात, ये मिलकर एक्वारेजिया बनाता है, जो संसार की किसी भी चीज को अपने अंदर घुला सकता है। और ऑप्शन ए में है तेजाब, जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है, H2SO4 को। ठीक है। और तेजाब बिना तो कोई काम नहीं होगा, बैटरी काम नहीं करेगा। कैसा? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना कब अनिवार्य कर दिया गया? फिर से प्रश्न को सुन लीजिए, बार बार फंसेगा। कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। और अमरकंटक के पूर्वी भाग से यह निकलती है। क्लियर है। सोन नदी, और सोन नदी में क्या है? सोना नहीं, बालू मिलता है, जिसका रंग पीला होता है। ठीक है। और यही गंगा सोम के संगम पर पटना बसा है। सोन नदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और जो अमरकंटक जो पहाड़ी है,
उसके उत्तरी भाग से कौन नदी निकलती है? नर्मदा। नर्मदा नदी। गुजरात में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बताइएगा लो कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी जो है वह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और यहाँ भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जियोथर्मल। भूतापीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जियोथर्मल। झारखंड लद्दाख की जो पूगा घाटी है वह जियोथर्मल के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट बताइएगा लो कि वह कौन सी जनपद थी जो 6ठी से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध। बिल्कुल राइट आंसर। कि मगध जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और आगे चलकर इसी पर मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। तो आप लोग ये बताइए कि आखिर मगध इतना शक्तिशाली बना कैसे? सबसे पहला बात की शक्तिशाली बनता है नेतृत्व क्षमता से। राजा यहाँ का बढ़िया होगा और साथ ही झारखंड से इसको लोहा मिल गया तो तलवार भी बना लिया। जो झारखंड और बिहार के जो जंगल थे इससे उसको हाथी मिल गया और हाथी एक बार सनकेगा तो कोई वो घोड़ा को सेना को कुचल देगा। और साथ ही इन लोगों के द्वारा जो राजधानियां बसाई गई, जैसे राजगीर में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ी 7 पहाड़ी से घिरा हुआ था। उसके अलावा जो सोन नदी पटना के गंगा एवं सोन नदी पर गंगा एवं सोन नदी के संगम पर जो बसाया लो तो एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का भी साधन हो गया। उसके अलावा मान लीजिए नदी वहां है और यहाँ आप किला बनाए हैं तो दूर से कौन आएगा तो नाव लेकर तो आएगा नहीं, वो आके यहाँ नाव बनाएगा तब ना नदी टप के राजधानी पर हमला करेगा। तले आप देख लीजिएगा कि भाई नाव बना रहा है, तैयार हो जाइएगा। समझ गए? नेक्स्ट बताइए लो, बंगाल में अमला किस अधिकारी का नाम होता था? जमींदार का। बंगाल में अमला जो था वह जमींदार का अधिकारी होता था। अमला गुजार। मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा बहुत पूछा जाता है कि मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है और यह मुख्यतः हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। साहिवाल गाय का। हाँ, देसी गाय का है। गुजरात तरफ। नेक्स्ट बताइएगा कि 1946 में जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, तो कैबिनेट मिशन जो अब आया था तो उस समय इसके कितने सदस्य थे? कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एस्ट्रोथेफ कीप्स और एलेक्जेंडर। तो किसके नेतृत्व में आया था? पैथिक लॉरेंस के। यही प्रश्न पीपीएससी में भी पूछा हुआ है और बिहार एसआई में भी पूछा हुआ है कि 1946 में, मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो इसके मेंबर थे 3, पैथिक लॉरेंस, एस्ट्रोथेफ कीप्स और एबी एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर जो था वो नौसेना मंत्री था, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। नेक्स्ट बताइएगा लो कि अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन है पोलज, परौती, बंजर और जरीब। जरीब नहीं है, जबकि पोलज, परती, बंजर अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण थे, जबकि जरीब नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। बिल्कुल क्लियर है। और जो जैन धर्म में जो 4 आर्य सत्य दिए हैं वो ऋषभ पार्श्वनाथ द्वारा ही दिए गए। हाँ, वही जोड़े थे ब्रह्मचर्य का। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 60 में। ठीक है। सिंधु जल समझौता भी भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था और सीमा सड़क संगठन बीआरओ की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट बताइएगा लो कि अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है। खंभात की खाड़ी भी उधर है, ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात में है। और डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में है। फंसता है इसी में। डिगबोई असम में है, अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी ये सब गुजरात में तेल, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि अवध का अंतिम राजा कौन था? शासक वाजिद अली शाह। इसी वाजिद अली शाह को हटा दिया था कौन? 1856 में
लार्ड डलहौजी, तो इसको अपदस्थ कर दिया था कि भाई आपका जो राज्य का जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। कुशासन के आधार पर अवध का विलय लार्ड डलहौजी 1856 में कर लिया, और उस समय अवध का अंतिम नवाब शासक वाजिद अली शाह था, और इसकी राजधानी उस समय अवध की लखनऊ थी। तो इसी की पत्नी जो थी बेगम हजरत महल दुखी हो गई और अपने अल्प वयस्क पुत्र बिजलिस कादिर को लेकर 1857 की क्रांति में लखनऊ से उसने नेतृत्व किया, अंग्रेजों का डटकर सामना किया, और लखनऊ में ही लॉरेंस ने अपने जान गंवाया था। कौन लॉरेंस? ब्रिटिश कमांडर। और दिल्ली में निकलसन। और बाद में जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? नेपाल। वहीं पर उनकी आगे चलकर मृत्यु हो गई। तो 2 आदमी नेपाल गया था, नाना साहेब जिनको धुंधु पंत भी कहा जाता है, और बेगम हजरत महल। ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? द्वितीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय। ठीक है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में है, और ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन सी वह धातु है जो केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी? जिंक है। जिंक धातु पर जब अल्ट्रावायलेट रे की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक का जो तल है यानी कि पृष्ठ है, सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इसे तापीय उत्सर्जन भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि जिंक पर जस्ता जो है उस पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ेगी तो अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन लय करना है। शरीर में जिंक क्यों आवश्यक है? क्योंकि इंसुलिन ठीक ढंग से कार्य करे, इसीलिए जिंक की मात्रा भी शरीर को चाहिए। अगर इंसुलिन कम उत्पादन हो रहा है इसका मतलब क्या है? डायबिटीज है, चीनी की बीमारी है। तो इंसुलिन जब कम निकलेगा तो चीनी का स्तर बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन का कम होना और चीनी का बढ़ना ही डायबिटीज है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोग बताइएगा लोग कि वह कौन सी क्रिया है जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, क्या कहलाती है? सहभोजिता, सिम्बियोटिक। आर्किड जो है एक एपीफाइट की तरह एक वृक्ष पर चढ़ जाता है तो सहभोजिता यानी कि सिम्बियोटिक कहलाएगी। ठीक है। आर्किड का अधिपादप की तरह किसी वृक्ष पर उगना सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को लाभ न लाभ होगा ना हानि होगा। इसको क्या कहेंगे? सहभोजिता। गलती हो गया है हमसे। सिम्बियोटिक का मतलब होता है दोनों को फायदा हो, लेकिन सहभोजिता में क्या होगा? एक को लाभ होगा दूसरे को नहीं होगा। तो जैसे आर्किड जो है एक एपीफाइट की तरह दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाएगा तो एक को लाभ होगा दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगा। क्लियर है? यहां जो प्रश्न था हम लोग का था सहभोजिता, यानी कि आर्किड चढ़ गया एक पेड़ पर एपीफाइट की तरह, तो आर्किड को लाभ हुआ, पेड़ को न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो उसे कहा जाता है सहभोजिता, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कम्युनलिज्म। क्या कहा जाता है? कम्युनलिज्म। यानी कि इसके 3 प्रकार हैं। पहला है सहजीविता जिसे कहा जाता है म्यूटालिज्म, जिसमें दोनों प्रजाति को लाभ होता है। जैसे लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बनते हैं। इसमें शैवाल जो है कवक को खाना देगा और कवक शैवाल की सुरक्षा करेगा। तो ये हो गया म्यूटालिज्म यानी कि सहजीविता। दूसरा को कहा जाता है पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता। इसमें एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा, जैसे अमर बेल का दूसरे पौधे पर चढ़ जाना। और तीसरा जो ये प्रश्न था सहभोजिता का यानी कि कम्युनलिज्म का, इसमें एक को लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कहा जाएगा कम्युनलिज्म। और इसमें चूसक मछली का शार्क के सतह पर सटे रहना या आर्किड का एपीफाइट की तरह किसी पौधे पर चढ़ जाना, ये कम्युनलिज्म का उदाहरण है। यानी एक को लाभ है दूसरे को न लाभ ना हानि, कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे?
निषाद। निषाद। प्राचीन भारत में जो वन में जो रहने वाले थे वह निषाद के नाम से जाने जाते थे और रामायण में इसकी चर्चा है। और वही जो निषाद है वो राम जी को नदी टपाया है। ठीक है, केवट राज्य। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत के किस राज्यों में डेबसा दर्रा स्थित है? डेबसा पास, इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। डेबसा पास जो है, डेबसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है और यह कुल्लू एवं स्पीति के मध्य स्थित है। डेबसा दर्रा क्लियर है। नेक्स्ट बताएगा लोग कि किस पादप के पराग कण एलर्जी कारक होते हैं? गेहूं के, गुलाब के, चमेली के, पार्थेनियम के। पार्थेनियम के जो पराग कण हैं यह एलर्जी के कारक हैं। ठीक है, ये पार्थेनियम जो घास है जिसे हाथी घास भी कहा जाता है, कहने का मतलब है ये गेहूं के बीज के साथ कहां से चला आया? अमेरिका से आया। अमेरिका से जब गेहूं के बीज का सप्लाई मैंने लिया गया, आयात किया गया, तो यही पार्थेनियम घास आया जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह था। अक्सर आप लोग सड़कों के किनारे एक घास देखते होंगे जिसमें छोटी छोटी कली और उजला उजला फूल की तरह होता है और वो कोई भी मालजाल खाता भी नहीं है, गाय भैंस कोई नहीं खाएगा, अपने ही जमता है। इसको अभी तक ये समझा जा रहा था कि ये पार्थेनियम जो घास है ये एलर्जी का कारक है। बिल्कुल सही है, एलर्जी का कारक है, लेकिन इससे नुकसान ही केवल देखा जा रहा था। लेकिन इसी पार्थेनियम से आजकल बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कुछ ऑप्शन बोलेंगे जो जाइलम के भाग नहीं है। आपको पता है कि पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू है, संवहनीय ऊतक है। तो ऑप्शन है कि कौन जाइलम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए वाहिनिका, ऑप्शन बी वाहिका, ऑप्शन सी चालनी नलिका, ऑप्शन डी तंतु। चालनी नलिका जो है वह जाइलम के भाग नहीं है। जाइलम पौधे में उपस्थित एक वेस्कुलर यानी कि संवहन टिश्यू है जिसका कार्य है जल एवं खनिज पदार्थों को नीचे से पौधे में ऊपर ले जाना, और इसके लिए भाग होते हैं वाहिनिका, वाहिका, तंतु और मृदुतक। अतः चालिनी नलिका जाइलम का भाग न होकर फ्लोएम का भाग है, जो भोजन को पूरे पौधे में, पत्ती जब भोजन बना लेगा तो पूरे पौधे में पहुंचा देगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग, कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए पश्चिम हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी मध्य पठार, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो है भारत का बायोडाइवर्सिटी अति क्षेत्र घोषित किया गया है। महाराष्ट्र साइड सब में है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नाइलन 6, नाइलन 610, नाइलन 2, नाइलन 6, मैलामाइन। तो कैलोप्रैक्टम का उपयोग नाइलन 6 के निर्माण में किया जाता है, कैप्रोलैक्टम। और आपको बता दें कि रबर जो भी है लेटेक्स से ही प्राप्त किया जाता है, पौधे के दूध से। तो कैप्रोलैक्टम का उपयोग नाइलन 6 के निर्माण में होता है। और नाइलन क्या है? कृत्रिम रेशा है, और सूत क्या है? सेलुलोज का बना होता है। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल सही है कि स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हस्तिनापुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में। हस्तिनापुर के महाराज पधार रहे हैं, धृतराष्ट्र थे। तो हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ है? 1950-52 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन डॉक्टर बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ है। बीबी लाल, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? हाँ ठीक है, नियरा यानी कि मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकट की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि फोकस दूरी घट जाता है, गोलाई बढ़ जाता है, और क्षमता जो है बढ़ जाता है। और क्या होगा? रेटिना के प्रतिबिंब आगे बनेगा। और वहीं दूर दृष्टि में क्या होगा? दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, और उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग
कि कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा के शव स्थल जहां शव को गाड़ा जाता था, मिट्टी के बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा, सूती वस्त्र। तो काहे सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ? गल जाएगा। और सबसे पहले सूती का खोज हड़प्पे में हुआ है, इसीलिए इसे सिंडन कहा गया है, क्योंकि कपास का उत्पादन हर विश्व में सबसे पहले हड़प्पा में हुआ है। तो सब प्राप्त होगा, सूती तो गल जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ऑप्शन है अनाईमुडी, पालनी की पहाड़ियां, कार्डामन और कामेत। कामेत नहीं होगा क्योंकि कामेत जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नंदा देवी कहाँ है? सिक्किम में। जबकि अनाईमुडी, पालनी की पहाड़ियां और कार्डामम के पहाड़ियां ये सब पश्चिमी घाट के हिस्सा हैं। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिला दिया? हाल में 17 में। और सबसे पहले 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया था। और 2017 में जो है मोदी गवर्नमेंट द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? नागलपुरम में। देखिए ये जो प्रश्न हम अभी पढ़ रहे हैं ये बिहार एसआई का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ, और सेम यही प्रश्न 68 बीपीएससी में पूछ दिया। तो लोग कहता है कि बीपीएससी और बिहार एसआई का सिलेबस कोई अलग नहीं है। बिहार बीपीएससी का भी तैयारी कीजिएगा तो बिहार एसआई निकलेगा, और बिहार एसआई का भी तैयारी कीजिएगा तो बीपीएससी निकलेगा, निकलिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन जो है 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है आपकी कि कौन सा वह विजयनगर का राजा था जिसने अपनी माता के नाम पर, खूब प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, बिहार एसआई का यह प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने, जो विजयनगर का राजा था, ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो इसका उत्तर है नागलपुरम। और 68 बीपीएससी में पूछा है कैसे कि कौन वह राजा था जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर में नागलपुरम की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने। प्रश्न सेम है, एक में राजा का नाम पूछ रहा है बीपीएससी में, और बिहार एसआई में पूछ रहा है कि कौन गांव बसाया। बतिया सेम है, बिहार एसआई या चाहे बीपीएससी। तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो नागलपुरम में। और वहीं बीपीएससी में पूछा कि कौन राजा अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वह कौन सी गैस है जो CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ नहीं? वो कौन सी गैस है? तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 गैस सोडियम कार्बोनेट के साथ NaHCO3 के साथ क्रिया करती है, के साथ क्रिया नहीं करती है। NaCO3 के साथ नहीं करती है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CaO के साथ क्रिया करती है, लेकिन NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए उसके साथ क्रिया नहीं करती है। और यही वो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 जिसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्लियर है? और Na2CO3 10H2O उसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, धोने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का जो नियम है वो किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे पद से हटाते हैं, जो संविधान का अतिक्रमण किया हो महाभियोग प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाते हैं। और इसका संबंध अनुच्छेद 148 से है। ठीक है। और महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 76 है वो महान्यायवादी, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148। ठीक है। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? रेशम। सेरीकल्चर में जो है रेशम कीट का उत्पादन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है?
ऑप्शन है आइचोर्निया, पिस्टिया, साल्विनिया, एजोला। आइचोर्निया। आइचोर्निया क्रेपिपस, आइचोर्निया क्रेपिपस को ही हम लोग जलकुंभी भी कहते हैं। और सबसे पहले आर्चोनिया क्रेपिपस को बंगाल में सुंदर फूलों के लिए उगाया जाता था, लेकिन आगे चलकर ये तालाबों को इतना या नदियों को इतना नुकसान पहुंचाया कि बाद में यह हानिकारक खरपतवार अर्थात वीडीसाइड बन गया। और 2,4-D क्या है? एक खरपतवार ही है, वीडीसाइड है। सागनासी, तो इसी जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्चिनिया क्रेपिपस। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लो कि कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव। म्यांमार नहीं है। नेपाल बम भभुआ, न से नेपाल, ब से बांग्लादेश, म से मालदीव। नेपाल बामा भभुआ, तो भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान सार्क के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। मालदीव है, ये लोग सार्क के सदस्य देश हैं। बार बार इससे सार्क से प्रश्न पूछा जाता है। और भारत सरकार सार्क के सदस्य देशों के लिए बहुत सारा कार्य करता है, सैटेलाइट भी छोड़ा है कि आप उसका उपयोग कीजिए लोग। उसके अलावा सार्क यूनिवर्सिटी भी इंडिया बना रहा है अपने देश में। इस जितने भी सार्क के सदस्य देश हैं तो भारत के पड़ोसी देश हैं और गरीब हैं तो उनका मदद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के विरोध में लगा रहता है। उसको अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को भारत के साथ कंधे में कंधा मिलाकर सहयोग करना चाहिए हर क्षेत्रों में, तभी उसको डेवलपमेंट है। नहीं तो एक दिन पूरा दिवालिया हो जाएगा। वहाँ आटा का दाम सुनिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत महंगा है। प्याज, टमाटर 400 रुपए किलो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो। हाँ, भारत का यही काम है। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीनों बोझ प्रथा लागू की गई? शाहजहां के काल में। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोझ प्रथा को लागू की गई। चहार तस्लीम, सम्राट की जय हो, आप पैर को चूमना। और इस प्रथा को सल्तनत काल में कौन लागू किया था? बलबन। बलबन ने ही नवरोज प्रथा शुरू किया, पैर को चूमने का प्रथा शुरू किया। क्या है? अपने अमीरों को दमन करने के लिए। अमीरों को जो मन में घमंड था उसको तोड़ने के लिए कि जिले इलाही हम ही हैं, माने सर्वोपरा हाँ हम ही हैं। और उसने एक और नीति लागू की थी, बार बार प्रश्न पूछाता है, रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने। और उसी प्रथा को जो है पुनः जो है मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में चहार तस्लीम और जमीनों बोझ को, यानी कि जमीन को चूमने की प्रथा लागू की। जमीन को चूमने का मतलब है सीधे है कि भाई सम्राट के पैर में गिर जाइए। नेक्स्ट बताइएगा लो कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फल्गु कहिए चाहे निरंजना कहिए, गया में। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लो कि अचुंबकत्व पदार्थ क्या करता है? चुंबक को आकर्षित नहीं करेगा। अचुंबकत्व पदार्थ चुंबक को क्षीण बल के साथ यानी कि बहुत कम आकर्षित करेगा। अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक को एक कमजोर बल से आकर्षित करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन। और चुंबकत्व पदार्थ क्या हो जाएगा? लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है। क्लियर है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ, संकीसा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरुआ। संकीसा में है। संकीसा में जो है विशाल हाथी लगा हुआ है। संकीसा उत्तर प्रदेश में है। वहीं लौरिया नंदनगढ़ जो है बिहार के पश्चिम चंपारण में है, जिस पर मोर की आकृति है। रामपुरुआ जो है अरे राज्य में है, पूर्वी चंपारण में, जिस पर बैल की आकृति है। और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, वहां शेर की आकृति है, सिंह की। क्लियर है?
और संकीसा में हाथी। यहाँ वाला तो खत्म हो गया हम लोग। ये चल गया है दिल्ली, बैल वाला उठा के दिल्ली चल गया राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट बताइएगा लो, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। साइलेंट पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। नेक्स्ट बताइएगा लो, तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। बहुत पूछा जाता है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है और यह कोडरमा झारखंड में है और बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। और यही कोडरमा में क्या पाया जाता है? अबरख, जो विद्युत रोधी पदार्थ है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि कौन सी एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813। देखिए जब कंप्लीट रूप से कहेगा ना तब 33 होगा, कि कंपनी के कर्मचारियों को भी प्रतिबंध लगा दिया गया तो 33 होगा। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बताइएगा लो कि कोडरमा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभी बताए हैं, अवरख के लिए। कोडरमा अवरख के खनन के लिए जाना जाता है और कोडरमा झारखंड में है और यहीं पर जो है तिलैया बांध है जो बराकर नदी पर है। और बराकर नदी किसकी? दामोदर की सहायक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि संवैधानिक संशोधन 101 किससे संबंधित है? जीएसटी लागू करने के लिए। 102 जो है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना था, अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब संवैधानिक निकाय बन गया है। और नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% जो है आरक्षण देने के लिए है। 104वां कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 व्यक्तियों को नामांकित किया था उसको अब खत्म कर दिया गया। तो 101वां जीएसटी, 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 103वां ईडब्ल्यूएस को 10% और 104वां जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय को साफ कर दिया गया। अब नहीं बहाली होगा उन लोगों का। नेक्स्ट बताइएगा लो कि प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है? उसको वो माने किस दिशा में बहता है? प्रत्यावर्ती धारा विपरीत, एक दिशा में ही प्रत्यावर्ती धारा हमेशा बहता है, एसी। एसी का परिणाम व दिशा दोनों बदलती रहती है, यानी कि दोनों दिशाओं में एसी धारा बहेगा। और यह लंबी दूरी तक संचारित भी किया जा सकता है और इसका उत्पादन सस्ता होता है और इसकी वोल्टता भी आसानी से बदली जा सकती है, तब ना एसी के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर। और महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से डीजी तेंदुलकर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखा। महात्मा गांधी की एक और जीवनी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और यह महात्मा गांधी ने खुद लिखा है। रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? काली मिट्टी को। और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की काफी अच्छी खेती होती है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहिए, ब्लैक सॉइल कहिए, और यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। और बेसाल्ट चट्टान किसके उदाहरण है? आग्नेय का। पश्चिमी घाट की तरफ खूब पाया जाता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। हाँ। नमेरी बाघ अभयारण्य, नमेरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। और वहीं एक और बाघ अभयारण्य था नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बताइएगा लो कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। क्लियर है? इसमें क्या पाया जाता है चिल्का झील को? वहीं ओलिव रिडले टर्टल कहिए चाहे कछुआ कहिए। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव्य की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका कारण क्या है? मूल दाब है।
ठीक है, यानी कि रूट प्रेशर है। आर्द्रता वाले दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव्य की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठाती है। इसका कारण है रूट प्रेशर। यदि किसी नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए भाग से द्रव्य ऊपर आने लगती है और इसका मेन कारण रूट प्रेशर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अंकुरन किससे होगा? प्रांकुर से। अंकुर से होगा। क्लियर है? अंकुरन प्रांकुर से। और जड़ विकसित होगा मूलांकुर से। क्लियर है? सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज किसका विभाग था? सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। इस पर एक वीडियो भी डाले हैं। फर्स्ट वीडियो हमारे इस चैनल का इसी पर है कि सल्तनत कालीन कुछ विभाग थे, जैसे अमीर कोही कृषि विभाग, दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था और इस विभाग का गठन बलबन ने किया था। क्लियर है? पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है। पीटी द्वीप, ये पीटी नहीं है, पिटली है। पिटली द्वीप है। कौन द्वीप है? पिटली। लक्षद्वीप में। रुक जाइए लो, इसको निकालिए दें, लक्षद्वीप का आज क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा लोग, नहीं तो नहीं सुनाई देगा और गड़बड़ भी हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है ना वो अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें 11 द्वीप पर ही आबादी है, बाकी पर जल में है। ऑड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली जो द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है और आगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र पोर्ट है जहां पर हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह जो है 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है, उत्तर में अमेनी और दक्षिणी में कन्नानरे द्वीप से। लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों पर केरल की जो भाषा है मलयालम वही बोली जाती है। ठीक है? और मिनिकॉय जो द्वीप है वहां सिर्फ महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। तो ये पीटी नहीं पिटली द्वीप है, इसीलिए जब भी एग्जाम देने जाइए तो हिंदी नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी जरूर पढ़ लीजिए। तो पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। 11 पर ही आबादी है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑड्रेट है और पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितनी सीटें हासिल करनी चाहिए? 1/10। विपक्ष का नेता बनने के लिए सदन की कुल सीटों में 1/10 और गणपूर्ति कोरम के लिए भी 1/10वां भाग चाहिए। कोई भी सदन हो उसका गणपूर्ति कोरम करना हो तो 1/10वां चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 100 प्रश्नों को बिहार एसआई दरोगा के लिए क्लियर किया और इस सीरीज को प्रतिदिन हम लोग चलाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।